इमेजिन करो, एक ऐसा देश जिसके बारे में यूरोप के लोग सिर्फ कहानियां सुनते थे। एक ऐसा देश जहां सोना, सिल्क और मसालों की भरमार थी, और उस देश का नाम था इंडिया। लेकिन सवाल यह है, आखिर यूरोप इंडिया तक पहुंचना क्यों चाहता था? वास्को दा गामा इंडिया कैसे पहुंचा, और क्या उसने सच में इंडिया को डिस्कवर किया था या फिर इंडिया को लूटने का रास्ता डिस्कवर किया था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के सी रूट डिस्कवरी की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया का हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दिया। 15th सेंचुरी के टाइम पर इंडिया दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक माना जाता था। इंडिया के मसाले जैसे ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव्स और कार्डमम यूरोप में गोल्ड के बराबर कीमती माने जाते थे। उस वक्त यूरोप में रेफ्रिजरेशन नहीं था। फूड को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस का यूज होता था, और रिच लोग स्पाइसेस को लग्जरी सिंबल की तरह यूज करते थे। सिर्फ मसाले ही नहीं, इंडिया के कॉटन और सिल्क के कपड़े भी यूरोप में बहुत फेमस थे। इंडिया को उस टाइम लैंड ऑफ गोल्ड एंड स्पाइसेस कहा जाता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, यूरोप और इंडिया के बीच डायरेक्ट ट्रेड रूट नहीं था। इंडिया का माल अरब ट्रेडर्स और टर्किश मर्चेंट्स के थ्रू यूरोप पहुंचता था, और इसी वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। 1453 में एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट हुई। ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यूरोप से एशिया के लैंड ट्रेड रूट्स पर टर्क्स का कंट्रोल और स्ट्रांग हो गया। अब यूरोपियन ट्रेडर्स को हेवी टैक्सेस देने पड़ते थे। स्पाइसेस और लग्जरी गुड्स और महंगे हो गए। यूरोप को समझ आ गया था कि अगर इंडिया तक डायरेक्ट समुद्री रास्ता मिल जाए तो वो डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड करके बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और यहीं से शुरू हुआ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। पोर्चुगल और स्पेन जैसे यूरोपियन कंट्रीज नए सी रूट्स ढूंढने लगे। एक्सप्लोरर्स को स्पॉन्सर किया गया, नए शिप्स बनाए गए, नेविगेशन टेक्नोलॉजी इंप्रूव की गई। पोर्चुगल इस रेस में सबसे आगे था, और इस मिशन को सपोर्ट कर रहा था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। उसने नेविगेशन स्कूल्स बनवाए, मैप्स डेवलप करवाए, और पोर्चुगीज सेलर्स को अफ्रीका के कोस्ट एक्सप्लोर करने भेजा। कई सालों तक पोर्चुगीज सेलर्स अफ्रीका के कोस्ट लाइन को एक्सप्लोर करते रहे। कई सेलर्स स्टॉर्म्स में मर गए, कई शिप्स समंदर में डूब गए। लेकिन 1498 में एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर बार्टोलोमियो डियाज अफ्रीका के सदर्न डिप तक पहुंच गया। उसने डिस्कवर किया केप ऑफ गुड होप। यह एक डेंजरस सी पॉइंट था जहां स्टॉर्म्स बहुत वायलेंट होते थे। लेकिन इस डिस्कवरी ने प्रूव कर दिया कि अटलांटिक ओशन से इंडियन ओशन तक पहुंचना पॉसिबल है। अब बस एक काम बाकी था, इंडिया तक डायरेक्टली पहुंचना, और इस मिशन के लिए चूज किया गया वास्को द गामा को। 8 जुलाई 1997 पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन से वास्को द गामा 4 शिप्स के साथ निकला। उसका मिशन सिंपल था, इंडिया तक सी रूट डिस्कवर करना। जर्नी बहुत डेंजरस थी। महीनों तक फ्रेश फूड नहीं मिला। कई लोग स्कर्वी डिजीज का शिकार हो गए। समुद्री तूफानों ने शिप्स को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वास्को द गामा अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से होता हुआ केप ऑफ गुड होप क्रॉस कर गया। उसके बाद वो ईस्ट अफ्रीका के पोर्ट्स मोजाम्बिक, मुंबासा और मलिंदी तक पहुंचा। मलिंदी में उसे एक एक्सपीरियंस्ड अरब नेविगेटर मिला। उस नेविगेटर ने मॉनसून विंड्स का यूज करके वास्को द गामा को इंडियन ओशन क्रॉस करवाया। और फाइनली 20 मई 1498 वास्को द गामा इंडिया पहुंच गया। वो केरला के कैलिकट पोर्ट पर उतरा, जिसे आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उस टाइम कैलिकट पर जमोरिन नाम के रूलर का कंट्रोल था। इनिशियली वास्को द गामा का वेलकम हुआ, लेकिन पोर्चुगीज जो गिफ्ट्स लेकर आए थे वो इंडियन रूलर्स को कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक रिच ट्रेडिंग सिविलाइजेशन थी। इंडियन ट्रेडर्स अरब्स और एशियंस के साथ पहले से ह्यूज ट्रेड कर रहे थे। लेकिन वास्को द गामा समझ चुका था कि उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। अब यूरोप डायरेक्टली इंडिया तक समुद्र के थ्रू पहुंच सकता था। वास्को द गामा के पोर्चुगल लौटने के बाद यूरोप में एक्साइटमेंट फैल गई। अब पोर्चुगल डायरेक्टली इंडिया से स्पाइसेस लेकर यूरोप जाने लगा, और प्रॉफिट्स अनइमेजिनेबल थे। जल्द ही पोर्चुगीज ने इंडिया के कोस्टल एरियाज में फोर्ट्स और ट्रेडिंग सेंटर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। गोवा उनका मेजर बेस बन गया। लेकिन पोर्चुगल अकेला नहीं था। इंडिया की वेल्थ देखकर नेदरलैंड्स, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपियन पावर्स भी इंडिया आ गए।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के नाम पर इंडिया में एंटर हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया और फिर ट्रेड कन्वर्ट हो गया पॉलिटिकल कंट्रोल में। इसी सी रूट की डिस्कवरी ने फ्यूचर में कोलोनियलिज्म का रास्ता खोल दिया। अगर इंपैक्ट की बात करें तो इस डिस्कवरी के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी थे। इंडिया और यूरोप के बीच कल्चरल एक्सचेंज हुआ, ग्लोबल ट्रेड और कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई, नेविगेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रांग हुई। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट्स बहुत ज्यादा डेंजरस निकले। यूरोपियन पावर्स ने इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। इंडियन किंगडम्स डिवाइड होने लगे और इवेंचुअली इंडिया लगभग 200 सालों तक ब्रिटिश रूल के अंडर चला गया। तो टेक्निकली वास्को द गामा ने इंडिया को डिस्कवर नहीं किया था। इंडिया पहले से ही एक एडवांस्ड और वेल्दी सिविलाइजेशन थी। उसने डिस्कवर किया था यूरोप से इंडिया तक का डायरेक्ट सी रूट। लेकिन उस एक सी रूट ने दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री सब कुछ बदल दिया। एक तरफ यूरोप सुपर पावर बन गया और दूसरी तरफ इंडिया कॉलोनियल रूल के जाल में फंस गया। हिस्ट्री का ये चैप्टर हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। कभी-कभी एक डिस्कवरी सिर्फ प्रोग्रेस नहीं लाती, वो एक्सप्लॉयटेशन की बिगिनिंग भी बन सकती है।